हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको है ना ये टेबल को ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल ऑफ चॉकलेट्स के सप्लाई शेड्यूल का टेबल दिया हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है इन यूनिट्स, वहां पर है ना कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहां पे मतलब डेटा मिसिंग है। तो आपको ये डेटा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्राइस इन रुपीज दिया हुआ है 10 रुपीज, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अराइज हो रहा है तो वो सब 5 रुपीज का मतलब इंक्रीज, 5 रुपीज जब इंक्रीज हो रहा है सप्लाई, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी फिर इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके रेशियो में जब सप्लाई इंक्रीज की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कैसे डिफरेंस निकालोगे, किस तरीके से डिफरेंस निकालोगे। तो यहाँ पे तो 200 दिया, लेकिन यहाँ पे देखो 300 एंड 350 दिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम है ना डेटा को फिल कर लेंगे कि 50 यूनिट के डिफरेंस में हम पूरी डेटा को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे 200 है तो 15 रुपीज में 250 यूनिट्स, फिर 300, 350, फिर 400, फिर 450 एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा 500। तो इस तरीके से आपको ये डेटा है ना, ये जो मिसिंग डेटा है वो फिल करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट द अबाउट टेबल। तो ये रहा आपका आंसर कि प्राइस इन रुपीज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 है। तब आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स है वो 200, 250, 300। आप अब बोलोगे कि मिस हम ऐसे क्यों ले, तो अभी हमको है ना ये हाइपोथेटिकल, ये है ना हमारे पास जो इलस्ट्रेशन है वो सपोज किया हुआ इलस्ट्रेशन है। तो इसके लिए आपको एक हिंट यूज करनी है। यहाँ पे ये जो ऑर्डर में दिया हुआ है 300 के बाद जब कॉन्सिक्वेंटली ये है ना 350 दिया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो हम 50 यूनिट के डिफरेंस को फॉलो करते हुए पूरी डेटा को फिल करेंगे। तो यहाँ पे 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500 इस तरीके से डेटा को हम फिल कर लेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि ड्रॉ अ डायग्राम। आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है फॉर द अबव सप्लाई शेड्यूल। ये जो सप्लाई शेड्यूल हमने कंप्लीट किया, अब तो हमारे पास कंप्लीटेड डेटा है। तो ये डेटा के हिसाब से हम सप्लाई शेड्यूल ड्रॉ करेंगे, मतलब सप्लाई शेड्यूल के सिर्फ सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स है इसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और ये प्राइस इन रुपीज है इसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो डायग्राम है हम इसको डायग्राम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमको लेना है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, 100, 200, 300, 400 एंड 500। और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, 30 रुपीज, 35 रुपीज एंड 40 रुपीज। और ये एस है, ये क्या है, सप्लाई कवर। तो 200 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है। जब 10 रुपीज है क्वांटिटी का प्राइस, यहाँ पर जो चॉकलेट्स का प्राइस 10 रुपीज है तो 200 यूनिट सेल हुआ। तो यहाँ से 10 से लेके 200 तक का यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, यहाँ पे ले लेना है। देन जब 15 रुपीज है, जब क्वांटिटी का जो इसका चॉकलेट का प्राइस 15 रुपीज होने पे उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 250 यूनिट्स आती है। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्स है ना मिडल, ये जो प्लॉटिंग लिया है हमने अप्रॉक्स मिडल, आपको यहाँ पे प्लॉटिंग ले लेना है। तो ये 250 हो गया। और उसके बाद में जब है ना प्राइस 20 रुपीज हो जाती है, प्राइस 20 रुपीज हो जाती है तो 300, तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। एंड 25 होती है तब 350 यूनिट्स आ जाएगा, 350। एंड जब 30 रुपीज है तो 400 एंड जब 35 रुपीज है तो 450 रुपीज एंड जब 40 रुपीज है तो 500 रुपीज का प्लॉट आपको लेते हुए आपको ये जो एस है सप्लाई कर्व है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी जो सप्लाई कर्व है वो ड्रॉ हो जाएगी। और ये अपवर्ड मूव कर रही है, क्यों अपवर्ड मूव कर रही है, क्योंकि इनके बीच में है ना जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। इसीलिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है। तो यहाँ पर हम आंसर नंबर 3, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एज द प्राइस राइजेस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं फ्रॉम ₹10 to ₹40, 10 रुपये से 40 रुपया, तो द सप्लाई ऑल्सो राइजेस, तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 500 यूनिट्स, 200 से 500 यूनिट तक इंक्रीज हो जाता है। हेंस देयर इज इसका मतलब वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। तो इस तरीके से आपको आपका थर्ड जो है वो आंसर लिख लेना है। आपको चाहिए तो इस डायग्राम की आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी ना हो। अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल। आपको है ना ये जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल दिया इसको ऑब्जर्व करना है पोटैटोज का एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई है केजीज में दिया हुआ है, यहाँ पे 100 केजी दिया है, और यहाँ पे देखिए जब ₹1 है, प्राइस इन ₹1 है, ₹1 है प्राइस, तो है ना बी फर्म ने 20 केजी परचेज किया, सी मतलब सप्लाई किया, सी फर्म ने 45 केजी सप्लाई किया, और मार्केट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई है वो 100 केजी है। तो 100 में से आपको माइनस करना है 65, तो यहाँ पे जो फिलिंग आ जाएगी वो 35 आ जाएगी। उसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी का आप जब समअप करोगे इसका टोटल, तो 37 प्लस 30 कितना होता है 67 और प्लस आपका 45 करेंगे तो 112 यहाँ पे मार्केट सप्लाई आ जाएगा। 112 यहाँ पे फिल कर देंगे हम। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 155 दिया है, तो मार्केट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई 155 है, उसमें से आप है ना 95 माइनस करोगे, उसमें से आप 95 माइनस करोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे हमको दिया है 154 दिया है, एंड यहाँ पे 44 प्लस 50 करेंगे तो 154 में से 94 माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर हमको ये जो 60 मिल जाएगा, सॉरी नॉट 64। तो यहाँ पे हम कंप्लीट द टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोला कि ये जो टेबल है उसके बेस पे ही आपको ड्रॉ द मार्केट सप्लाई कर्व, आपको मार्केट सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है फ्रॉम द शेड्यूल एंड एक्सप्लेन इट, और आपको फिर एक्सप्लेन करना है। तो ये तो आपका मार्केट सप्लाई कर्व के लिए ये जो शेड्यूल है वो आप लिख लोगे, पहले तो फिल कर लोगे इसको, और उसके बाद में आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से फिर टेबल बना के और प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आंसर को हाईलाइट करना पड़ेगा, मतलब आप स्क्वायर बॉक्स बना के हाईलाइट करेंगे, एंड फिर आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप देखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज एंड प्राइस इन ₹1। फिर यहाँ पे है ना आपका 100, ये जो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, हमारा लोएस्ट वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 100, 110 इस तरीके से हम ले लेंगे 160 तक। तो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड 100, 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160 एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड को केजीज में, एंड प्राइस को हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे 1, 2, 3, 4। और फिर जब 1 रुपीज प्राइस है तो 100 केजी सप्लाई हुआ, जब 2 रुपीज प्राइस हुआ तो 110 सप्लाई हुआ, और 3 रुपीज जब प्राइस हुआ तो यहाँ पर 55 सप्लाई हुआ, और जब है ना 4 रुपीज प्राइस हुआ तो 154 सप्लाई हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोप होते हुए और बेंड हो रही है ये। तो यहाँ पर इसका मतलब इस एक्सप्लेनेशन को आपको किस तरीके से लिखने होगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देने बोला है कि एक्सप्लेन इट, तो आपको उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होगा। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सप्लेनेशन
व्हेन द शेड्यूल इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, जब हम शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वी गेट अ मार्केट सप्लाई कर्व, तो हमें मार्केट सप्लाई कर्व मिलती है जो SS है। SS इज अ मार्केट सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि अपवर्ड को मूव कर रही है, अपवर्ड स्लोपिंग है। एंड दिस कर्व, ये जो कर्व है वो शोज दैट द प्राइस, जो प्राइस है वो राइज करते हैं फ्रॉम 1 रुपी, 1 रुपया से लेके जब 1 रुपये से 2 रुपये का इंक्रीज होता है प्राइस में, तो सप्लाई भी राइज होता है, सप्लाई भी इंक्रीज होता है, 100 से 112 रुपीज हो जाता है, 112 kg सॉरी हो जाता है। एंड बट व्हेन प्राइसेस राइज, पर जब है ना प्राइस है ना 2 से 3 बढ़ता है, 2 रुपये से 3 रुपया होता है, तो सप्लाई राइजेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, तो सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक बहुत ज्यादा मात्रा में वो है ना सप्लाई है वो इंक्रीज होता है। 112 से सीधा 155 kg पे वो इंक्रीज उसमें चेंजेस आ जाता है मार्केट में। तो व्हेन, और जब है ना प्राइस राइज होता है 3 रुपये से 4 रुपये, जब प्राइस बढ़ रहा है 3 से 4 बढ़ रहा है, तो उस समय पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ना इसकी सप्लाई में है ना गिरावट आ जाती है, इसका जो सप्लाई है। तो आपको फिर लिखना है व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹4, सप्लाई फॉल्स फ्रॉम 155 kg टू 154 kg। तो ये किस वजह से हो रहा है, तो दिस मे बी बिकॉज ऑफ, या तो ये है ना कोई गुड्स जो है ना पेरिशेबल गुड्स हो सकता है जो जल्दी खराब हो जाने वाला है, या सीजनल गुड होता है। सीजनल गुड में क्या होता है, जब उस सीजन में ही उसकी सेल है, उसकी सप्लाई है वो ज्यादा होती है, तो वो सीजनल की वजह से या फिर पेरिशेबल गुड होने की वजह से उसका सप्लाई है वो बढ़ता नहीं है, जबकि सप्लाई फॉल होता है, सप्लाई गिरता है। तो दिस शोज, तो ये क्या प्रेजेंट करता है, तो दिस शोज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व को प्रेजेंट करता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व को। एंड ये जो है वो ये क्या प्रेजेंट करता है, ये क्या शो करता है, इट शोज पार्टली एन एक्सेप्शन टू द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व पे एक मतलब पार्टली एक्सेप्शन को ये एक्सप्लेन करता है। ये जो सप्लाई कर्व है वो पार्टली एक्सेप्शन को प्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड बेंड हो जाती है, इट बेंड्स अपवर्ड, सप्लाई कर्व बैकवर्ड जाकर फिर बेंड हो जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है लेकिन फिर वो बैकवर्ड साइड में बेंड हो जाती है, बैकवर्ड में बेंड हो जाती है। नाउ 6th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। आपको टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू का ये जो है ना कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट है, तो द कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट किसे कहा जाता है, तो द टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड बाय अ फर्म इसे है ना खर्चा करती है ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब है ना प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है वो टोटल कॉस्ट फर्म जो एक्सपेंडिचर करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट को हमें ना मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बोले तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉम्बिनेशन एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट, अलग अलग आउटपुट लेवल पे, अलग अलग आउटपुट लेवल पे ये टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, जहां पर TC क्या है टोटल कॉस्ट, TFC क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड TVC क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ हम है ना TFC का मीनिंग भी बताएंगे एंड TVC का भी मीनिंग हमको बताना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड, जिसको हमें ना किस पे खर्चा करता है एक फर्म, किस पे इसे स्पेंड करता है, तो ऑन फिक्स फैक्टर्स पे ये स्पेंड करता है, सच एज लैंड एंड मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, तो ये फिक्स्ड जो फैक्टर्स होते हैं उस पर खर्चा करता है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो ये टोटल वेरिएबल मतलब चेंजेस होते रहना, आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जिसमें चेंजेस होते रहता है समय दर समय, सच एज लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया। अभी ये जो फिक्स्ड टोटल फिक्स कॉस्ट है तो वो तो एक बार लैंड खरीद ली तो खरीद ली, एक बार मशीनरी बाय कर लिया तो एक बार में वन शॉट में पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट में ना चलती रहता है, कम ज्यादा इसमें वेरिएशन चलते रहते हैं, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट है। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, सेकेंड कॉन्सेप्ट है, हमको टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेन करना है। तो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स। टोटल रेवेन्यू क्या है, तो ये टोटल सेल्स है, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ फर्म, फर्म की टोटल सेल प्रोसीड है बाय सेलिंग अ कमोडिटी, कमोडिटी सेल करके एट अ गिवन प्राइस, गिवन प्राइस पे। सो इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म की टोटल इनकम होती है टोटल रेवेन्यू। एंड टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू price multiplied by quantity, PQ, P multiplied by Q. Now example, for example if a firm sells 15 units of a commodity, अगर है ना कोई फर्म 15 यूनिट्स कमोडिटी की सेल करता है एट ₹200, 200 रुपये पर यूनिट पर, देन TR इज कैलकुलेटेड एज, तो फिर TR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो TR इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Q, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू ₹200 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू ₹3000, तो 3000 यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल देखिए हम प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम एग्जाम्पल देखिए इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो ये जो है द डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई, तो कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सप्लाई का मीनिंग भी लिख लेना है। मैंने इसको टाइप करना मैं भूल गई हूँ कि सप्लाई का मीनिंग मैंने यहाँ पे है ना टाइप नहीं किया, तो आपको है ना इसका क्योंकि जब भी लेंथी आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं 8 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, इस तरीके से जब आंसर्स आते हैं तो उसमें हमको मीनिंग भी दिखा देना होता है, बेटर रहता है। तो यहाँ पे हम सप्लाई का मीनिंग है ना आपको ऐड कर लेना है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो सप्लाई मीन्स the various quantities of a commodity offered for sale by producers during a given period of time at a given price। और ये जो सप्लाई होता है वो सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है एंड इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। फिर उसके बाद में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट, हम सभी जानते हैं कि प्राइस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से ना सप्लाई पे क्वांटिटी सप्लाई पे असर पड़ता है। तो जब मोर क्वांटिटी सप्लाई हो रही है एट अ हायर प्राइस पे, मोर क्वांटिटी सप्लाई होगी तो लेस क्वांटिटी सप्लाई होगी लोअर प्राइस पे, तो लोअर प्राइस पे लेस क्वांटिटी सप्लाई होगी। इसीलिए ना मतलब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सप्लाई एंड प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन होता है, उनके बीच में जो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नाउ सेकेंड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स की वजह से भी असर होता है सप्लाई पर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट होता है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो खर्चा है एडवांस टेक्नोलॉजी जब यूज की जाती है तो जो है ना लागत होती है किसी प्रोडक्ट को बनने के लिए, उसके पीछे जो एक्सपेंडिचर्स होता है वो कम हो जाता है, तो उसके वजह से फिर है ना प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है, तो विच लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस, तो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, राइट। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्राइस है, फैक्टर प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फिर सप्लाई है ना वो गिर जाता है, सप्लाई कम हो जाता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्ट को लेकर और कम्युनिकेशन को, पावर को लेकर, इलेक्ट्रिक ये जो पावर एंड फ्यूल ये सब को लेकर, इन सब की वजह से भी प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सप्लाई में है ना असर पड़ता है, इनका भी असर होता है। तो अगर इनका शॉर्टेज हो जाए, इनमें से किसी भी चीज की मतलब ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज हो जाए या कम्युनिकेशन एंड पावर की शॉर्टेज हो जाए, तो ये शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये वाली जो सप्लाई है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर ये अबेंडेंट है, फुल फ्लेज में है, ये अवेलेबल है, तो फिर है ना सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवरेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर इसके सप्लाई एंड के फेवर में है, मतलब फर्म्स के फेवर में है,
तो फिर है ना सप्लाई इंक्रीज होता है, और अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो उसके वजह से फिर सप्लाई डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि सप्लाई है वो डीमोटिवेट हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, तो सप्लाई का जो सप्लाई है मार्केट में प्रोडक्ट्स का वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन हो गए, सब्सिडीज हो गए, छूट जो मिलती है हम जिसे छूट बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गए, ये या तो एनकरेज करेगी या डिस्करेज करेगी प्रोडक्शन एंड सप्लाई को। तो ये डिपेंड करता है कि फेवरेबल है या नहीं है फर्म के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स पे डिपेंड है ये। देन नेचुरल कंडीशंस, तो नेचुरल कंडीशंस, नेचर, द सप्लाई ऑफ, बेसिकली इसका जो असर है ना वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे होता है बेसिकली। तो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अगर अच्छा मानसून है, बारिश अच्छी है और फेवरेबल अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है तो जो हार्वेस्ट है, जो फसल है वो अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी अबंडेंट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एंड अनफेवरेबल होगा अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस सही नहीं है, तो उसके वजह से फिर ना सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है। देन सेवेंथ वन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में इफ द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, अगर आने वाले समय में जल्दी ही प्राइसेस में है ना कोई इंक्रीज आने वाला है, उछाल आने वाला है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपने माल को दबा के रख लेगा, वो बोलेगा भाई स्टॉक नहीं है मेरे पास, स्टॉक नहीं है, और वो कब इस माल को रिलीज करेगा, जब है ना प्राइस बढ़े हुए रहेंगे तब। तो द प्रोड्यूसर में विथ होल्ड द स्टॉक, वो अपने स्टॉक को दबा के रख सकता है, अपने पास रख सकता है, वो सप्लाई नहीं करेगा। सो इसके वजह से है ना सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर है ना प्रोड्यूसर को इसका उल्टा, अगर प्रोड्यूसर को पता चलता है कि भाव गिरने वाले हैं भाई, तो वो जल्दी जल्दी अपने स्टॉक को, अगर पेरिशेबल, स्पेशली पेरिशेबल टाइप के गुड्स होते हैं तो उनको जल्दी जल्दी रिलीज करेगा, जल्दी जल्दी कम भाव में भी वो बेच देगा। ठीक है, तो इसका भी है ना जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस है, इसका भी असर होता है सप्लाई पे। देन अदर फैक्टर्स, बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट का नेचर, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स हो गए, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई कितने अवेलेबल है उसके हिसाब से, एंड इफ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, और अगर सारे के सारे फैक्टर्स फेवरेबल है तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल बी मोर सप्लाई होगा, एंड वाइस वर्सा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी लास्ट जो है ये है आंसर इन डिटेल। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी स्टेटेड एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बिलो पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग लिखोगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई लिखोगे। तो द लॉ ऑफ सप्लाई किसने लाया, तो इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी, जैसे कि डिमांड वाली थियरी है, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890 में ये बुक पब्लिश हुई थी। एंड द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये फंक्शनल रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के। देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ द लॉ, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या माना गया इसके लिए लॉ ऑफ सप्लाई के लिए कि बाकी के सारे जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, खाली हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, तो फिर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगा, और लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगा। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट समझते हुए कि भाई उनमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, अदर फैक्टर्स सेम रहेंगे। और राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन, जब भाव बढ़ते कमोडिटी के तो दे विल बी राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, तो फिर वहां पे सप्लाई की भी ज्यादा होगा, और अगर भाव गिरते तो सप्लाई भी में भी गिरावट आ जाएगी। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिरता है तो दूसरा भी गिरेगा, इन सिंपल। नाउ सिंबॉलिकली आप इसको लिख सकते हो एस एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, तो यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू सप्लाई, एक्स इज इक्वल्स टू कमोडिटी, एफ मतलब फंक्शन, एंड पी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। नाउ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो कौन से एक्सेप्शंस है, अर्जेंट नीड फॉर कैश, अगर सेलर को है ना, ये तो सीधी सी बात है, अगर सेलर को रोकड़े की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो वो क्या करेगा, वो अपने सप्लाई को विथ होल्ड करके नहीं रखेगा, वो फटक से वो सप्लाई को रिलीज कर देगा। तो इफ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश,
ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस से भी कम भाव मिल रहा है उसको उसके प्रोडक्ट्स का तो भी वो सेल कर देगा। देन पेरिशेबल गुड्स, तो जैसे ना जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइसेस। कम भाव में भी वो है ना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है टू अवॉइड लॉसेस, क्योंकि उसे वहां पर कोई लॉस बुक नहीं करना होता है। तो वो क्या सोचता है, चलो ठीक है कम भाव तो कम भाव में जल्दी से बेच देता हूँ। जैसे कि वेजिटेबल्स, एग्स वगैरह। वेजिटेबल्स देखो ना आप, अगर आप लेट इवनिंग अगर मार्केट में जाते हो वेजिटेबल मार्केट में, तो आप देखिए उस समय पर है ना वेजिटेबल सस्ते होते हैं। और वही अगर आप 4 से 4:30 5 बजे अगर मार्केट में सब्जी लेने जाते हो या मॉर्निंग में जाते हो तो आपको सब्जियों के भाव ज्यादा मिलेंगे। तो मतलब पेरिशेबल गुड्स है उसको अगर सप्लायर को फटक से सेल करना है लॉसेस से बचने के लिए, तो वो पेरिशेबल गुड्स को बेच देता है। तो उस समय पे फिर सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ये एक्सेप्शन है। देन रेयर गुड्स, तो द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। उसकी डिमांड के हिसाब से वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। इवन इफ द प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ता है तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस गिरता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेयर पेंटिंग्स हो गए, ओल्ड कॉइन्स हो गए, एंटिक गुड्स हो गए, तो इन सबके सप्लाई में कोई बदलाव नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होता है सप्लाई में। देन एग्रीकल्चरल गुड्स, तो द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट, ये है ना अप्लाई नहीं होता एग्रीकल्चरल गुड्स को, एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक सीजन, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक सीजन में रबी और खरीफ की फसल होती है, वो स्पेसिफिक सीजन में होती है। तो देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द वेदर, तो उनका प्रोडक्शन तो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर, अगर अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं वेदर में तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगा, एंड फिर उसका सप्लाई है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, भले उसके भाव कितने ही बढ़ गए हो। भाव बढ़ने से क्या होता है, माल तो होना चाहिए स्टॉक में, जब स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से होगा। तो ये एग्रीकल्चरल गुड्स पे भी ये है ना लॉ ऑफ सप्लाई वो अप्लाई नहीं होता है। सो एग्रीकल्चरल गुड्स इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ सप्लाई ऑफ लेबर, अभी लेबर ऑफ सप्लाई जो है ये इसका मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है ना, एक काम करने वाला बंदा वर्कर काम करने के लिए वो एक वेज रेट पाने के लिए वो काम करता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सप्लाई का। तो इन केस ऑफ लेबर एज अ वेज रेट राइजेस, जब वेज रेट बढ़ती है तो द सप्लाई ऑफ लेबर है वो है ना वो इंक्रीज होता है। सो द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, तो उस केस में सप्लाई कर्व अपवर्ड चली जाती है। सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विद द फर्दर राइज, और फिर और ज्यादा जब है ना वेजेस का रेट बढ़ता है तो जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो कम हो जाता है, एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बेंड्स बैकवर्ड, और ये बैकवर्ड में बेंड हो जाती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वर्कर वुड प्रेफर, क्योंकि वर्कर फिर क्या सोचेंगे कि हमें अब है ना आराम करना चाहिए, क्योंकि हमको तो है ना हायर अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव हो रहा है, तो फिर हम है ना ज्यादा घंटे क्यों काम करें। तो यहाँ पर 10 आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, तो कुछ समय के बाद में व्हेन वेज रेट राइजेस, जब वेज रेट बढ़ जाती है तो द सप्लाई ऑफ लेबर है वो कम हो जाता है, टेंड्स टू फॉल, वो गिर जाता है, सप्लाई ऑफ लेबर गिर जाता है। तो यहाँ पर इट कैन बी एक्सप्लेन, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बिलो टेबल एक्सप्लेन्स द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे ये लेबर सप्लाई शेड्यूल 100, 200, 300, तो जो आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स है, आवर्स ऑफ वर्क पर डे, तो क्योंकि इनको तो पर डे के हिसाब से पेमेंट रिसीव होता है, तो यहाँ पे 5 आवर्स, 7 आवर्स एंड 6 आवर्स, और टोटल जो अमाउंट ऑफ वेजेस है वो 500 हो जाती है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, 200 मल्टीप्लाई बाय 7 1400 एंड 300 पर आवर का मिल रहा है ना, आवर बेसिस पे मिलती है। तो 6 घंटा ही बंदा काम करेगा 7 घंटे के बजाय, क्योंकि उसको 6 घंटे काम करने पे 300 रुपया मिल रहा है, तो 1800 उसका टोटल जो है वेजेस वो 1800 रुपया हो जाता है। तो उसको 7 घंटे काम करने की क्या जरूरत है, वो सोचेगा 7 घंटे काम करने की मुझे जरूरत क्या है, जब मुझे कम घंटे काम करके भी मुझे अच्छी खासी रेट मिल रही है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन डायग्राम की कि 5 आवर्स, 6 आवर्स एंड 7 आवर्स, 5 आवर्स में 100 रुपीज रिसीव हो रहा है तो 500 हो गया, 6 आवर्स काम करने पे 300 रुपीज, एंड 7 आवर्स काम करने पे 200 रुपीज पर आवर। कहाँ पर आवर की बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो सप्लाई कर्व है वो पहले तो इंक्रीज होती है अपवर्ड, और उसके बाद में वो है ना बैकवर्ड, अपवर्ड तो जा रही है लेकिन बैकवर्ड बेंड हो जाती है, बैकवर्ड में बेंड हो जाती है। तो ये आपको डायग्राम प्रेजेंट करना है।
ये SAS1 है, वो क्या है, SAS1 बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व है। तो ये आपको डायग्राम के साथ ही प्रेजेंट करना है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन, सप्लाई ऑफ लेबर मतलब आवर्स ऑफ वर्क इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेज रेट पर आवर इज शोन ऑन द वाई एक्सिस एंड द कर्व SAS रिप्रेजेंट द बैकवर्ड। SAS1 लिखना है हमको यहाँ पे, SAS यहाँ पे आ जाना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे SAS1 है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करती है। तो इनिशियली है ना, जब वेज रेट 100 रुपीज पर आवर होता है तो बंदा 5 घंटा काम करता है और उसको जो टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव होता है वो 500 रुपीज रिसीव होता है। और व्हेन वेज रेट राइजेस फ्रॉम, और वेज रेट जब 100 रुपये से 200 रुपया हो जाती है तो आवर्स ऑफ वर्क है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है, बंदा 5 घंटे के बजाय 7 घंटा काम करता है एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस वो उसकी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, 500 रुपये से 1400 रुपये हो जाती है। ये हम टेबल का ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस टेबल का ही मैं एक्सप्लेनेशन, 500 से 1400 रुपये हो जाती है। और फिर उसके बाद में एट दिस पॉइंट लेबरर एंजॉयज द हाईएस्ट अमाउंट, उसको हाईएस्ट अमाउंट मिलता है, दैट इज 1400 एंड वर्क्स फॉर 7 आवर्स, और 7 घंटे वो काम करता है। अगर है ना वेज रेट फिर से इंक्रीज हो जाती है, फर्दर इंक्रीज होता है, अगर उसमें 200 रुपये से 300 रुपया हो जाती है तो वो बंदा क्या करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस में राइज, तो टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा वेजेस का, बट द लेबरर विल प्रीफर, तो इस केस में ना लेबरर है वो लेजर टाइम मतलब आराम, और ही डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा आवर काम करने के लिए मना कर देता है, वो 7 घंटे के बजाय 6 घंटे काम करता है। दस ही इज रेडी टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स। हाँ, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये होता भी है रियलिटी में, हम ह्यूमन बीइंग का नेचर वही होता है। तो एट द पॉइंट ए द सप्लाई कर्व बेंड्स बैकवर्ड, सप्लाई कर्व बेंड हो जाती है, बैकवर्ड बेंड करती है, देखिए डायग्राम में। तो विच बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये है ना एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर प्रेजेंट करना है। तो मैंने कहीं से कुछ लिया नहीं है, टेक्सचुअल अपने सारे के पॉइंट्स है, थोड़े बहुत जो मुझे ऐड करने थे मैंने किए हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो उसके लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।